नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया एनर्जी वीक 2026 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 27 से 30 जनवरी तक दक्षिण गोवा में आयोजित किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े इस अहम सम्मेलन में भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबीर और कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री टीम हासन भी वहां पे शामिल होंगे। इसके अलावा अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्यम एशिया और वैश्विक दक्षिण के कई वरिष्ठ मंत्री, ऊर्जा विशेषज्ञ भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। दक्षिण गोवा जिले के बेतुल गांव में होने वाला ये आयोजन वैश्विक ऊर्जा सहयोग और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली से अगली खबर सामने आ रही है। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अपने बंगाल दौरे के दौरान नितिन नबीन पार्टी की कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। वो कल दुर्गापुर में आयोजित होने वाली राज्य कोर टीम की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां संगठनात्मक रणनीति, राजनीतिक रोडमैप और आने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा वो पूर्वी बद्रमान के चित्रालय मीरा मैदान में आयोजित बद्रमान विभाग कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे। वहीं दोपहर बाद वो रानीगंज में आसनसोल जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में वहां पे शामिल होंगे और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे। बीजेपी के लिए ये दौरा आगामी चुनावी तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर दिल्ली से आ रही है। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सियासी सहमति बनाने की कवायद तेज कर दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है और ये बैठक मुख्य समिति कक्ष में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य आगामी बजट सत्र के दौरान विधायी कार्यों को सुव्यवस्थित करना और सत्र में उठने वाले प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों के प्रबंधन पर सभी दलों के साथ विचार विमर्श करना है। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। सत्र का पहला चरण कल से 13 फरवरी तक होगा, जबकि जो दूसरा चरण है वो 9 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें प्रस्तावित हैं और केंद्रीय बजट 2026-27 का 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। ये पूरा बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त संबोधन से की जाएगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आज होने वाली अहम बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच शिखर वार्ता होने जा रही है, जिसमें कई बड़े व्यापारिक समझौते पर मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी इसमें शामिल होंगे। भारत और ईयू के बीच लंबे समय से चल रही रणनीति और आर्थिक साझेदारी को इस बैठक से नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शिखर वार्ता का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता है। सूत्रों के अनुसार वर्षों से अटके इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आज कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। ये बैठक भारत और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग के लिहाज से बेहद निर्णायक मोड़ भी साबित हो सकती है। अगली खबर पटना से आ रही है।
पटना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने पार्टी को शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी की कार्यशैली पर तीखे बयान देने के बाद अब शकील अहमद ने अपनी जान माल को खतरे की आशंका जताई है, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि शकील अहमद ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस और युवा कांग्रेस को उनके घरों पर हमला करने का आदेश दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि पुतला दहन के बहाने उनके पटना और मधुबनी स्थित आवासी पर जो उनका आवास है उस पर हमला किया जा सकता है। इससे पहले एक पॉडकास्ट और इंटरव्यू में शकील अहमद ने राहुल गांधी को असुरक्षित नेता बताते हुए उनकी लीडरशिप पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पार्टी में फैसले पर्दे के पीछे से लिए जाते हैं और मजबूत नेताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से आया था। इन बयानों और आरोपों के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है, जनता तक दिखाई दे रही है और बिहार की सियासत में इस मुद्दे पर सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अगली जो खबर आ रही है वो उत्तराखंड से आ रही है। आज एक अहम और ऐतिहासिक दिन की तस्वीर सामने आ रही है उत्तराखंड से। राज्य में आज यूसीसी दिवस मनाया जा रहा है और ठीक एक साल पहले 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू की गई थी। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का सबसे पहला राज्य बना है जिसने संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित भावनाओं को जमीन पर उतारा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार ने जनता से किया गया अपना वादा पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड जहां गंगा, यमुना, केदारनाथ, बद्रीनाथ और आदि कैलाश जैसे पवित्र स्थल हैं, उसी पावन भूमि से समानता, न्याय और सामाजिक समरसता का संदेश पूरे देश को दिया गया है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि यूसीसी महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और सभी नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला कदम साबित हुआ है। यूसीसी के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के सभी जनपदों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम, जनसंवाद और विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी और उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजय पांडे जुड़ चुके हैं। अजय, आज यूसीसी दिवस मनाया जा रहा है, आज 1 साल पूरे हो गए हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पर? अजय देखिए आंचल, आज पूरे प्रदेश में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर और राज्य स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और बड़े स्तर पर आज राजधानी देहरादून में जो राज्य स्तर का कार्यक्रम है, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हो रहे हैं और अब से कुछ देर बाद करीब 11:30 बजे ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन होगा। कुल मिलाकर के उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद कई सारे सुधार देखने को मिले हैं। खास तौर पर जो विवाह पंजीकरण है उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो तमाम अन्य जो समानता की बात कही गई है उसको लेकर के भी काफी परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है। और आज के दिन एक और महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि आज जब पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है तो आज ही के दिन यूसीसी संशोधन विधेयक भी लागू किया गया है, जिसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनमें और उसको सरल किया गया है, क्योंकि पहले कई विसंगतियां देखने को मिल रही थी तो उसमें सुधार हुआ है। इसके अलावा पहचान छुपा करके जो लोग विवाह इत्यादि कर रहे हैं उनके ऊपर भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उनके ऊपर भी कड़ा नियम इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इस तरह की जो गतिविधियां हैं, इस तरह के जो कार्य करते हैं लोग पहचान छुपाकर, उनके ऊपर सख्ती की जाए और दूसरे लोग इससे सबक लें। देखिए, विवाह और तलाक का जो पंजीकरण है वो अनिवार्य है और 10 मार्च 2010 के बाद से जितनी शादियां अब तक हुई हैं उन सबको पंजीकरण कराना
अनिवार्य किया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से जो पंजीकरण शुल्क है उसमें छूट दी गई है और महिलाओं की समानता का अधिकार कहें या बाकी विवाह और तलाक का जो अनिवार्य पंजीकरण है उसकी बात करें, तमाम ऐसी चीजें हैं जी। जिनमें सुधार काफी हुआ है और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। तो यहाँ पर एक जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन होगा। इसके अलावा अचल महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि जो विधि के छात्र हैं, जो लॉ के छात्र हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए हैं, वो भी यहाँ पर रहेंगे। जब आपस में चर्चा परिचर्चा होगी तो उस दौरान वो समझेंगे कि आखिर यूसीसी का जो प्रावधान है उससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उसमें और कमियां हैं। अगर कमियां हैं तो उसको आगे भविष्य में संशोधन विधेयक ला करके सुधार किया जाएगा। इसके साथ साथ क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा जिसमें जो तमाम लोग हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और वो वहां पर उत्तर देंगे। समाज के जो गणमान्य लोग हैं जो वो लोग भी यहाँ पर शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम अधिकारी रहेंगे, यूसीसी से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं वो रहेंगे और वो अपने विचार रखेंगे। तो एक बड़ा आयोजन यहाँ पर राजधानी देहरादून में हो रहा है। इसके अलावा तमाम जो कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ उनको भी इस तरह के आयोजन करने के लिए कहा गया है ताकि वो भी आज जो पहली वर्षगांठ है यूसीसी लागू करने की तो उसके बारे में छात्रों को जानकारी दें, उनको बताएं। ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम होगा, जिले स्तर पर भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि सीएम धामी ने भी ये कहा है कि यूसीसी महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता और सभी नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला कदम भी साबित होगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। देश भर के बैंकों की हड़ताल जारी है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज देश भर में बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित रहने वाली हैं। 27 जनवरी को देशव्यापी बैंक हड़ताल के चलते आज सभी सरकारी बैंक बंद रहेंगे। इस हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी कि यूएफबीयू ने किया है। और गौर करने वाली बात है इसमें यह है कि बीते दिनों में पहले ही बैंक बंद थे और अब आज की हड़ताल के चलते लगातार चौथे दिन बैंकिंग कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। यूएफबीयू ने देश भर के बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों से इस हड़ताल में शामिल होने की अपील की है और बैंक यूनियनों का कहना है कि केंद्र सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ बातचीत विफल रहने के बाद उन्हें ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। बैंक कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि उनके लिए भी हफ्ते में 5 दिन काम का नियम तुरंत लागू किया जाए। ऐसे में जिन खाता धारकों के खाते सरकारी बैंकों में हैं, उन्हें आज लेन देन और अन्य बैंकिंग सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि जो देश भर में बैंकों के कर्मचारी जो हड़ताल कर रहे हैं, क्या उनके हड़ताल या उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होती हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर उड़ीसा से आ रही है। ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक और झंझोड़ देने वाली खबर सामने आ रही है। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज उतारते समय करंट लगने से कक्षा 10 के एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक छात्री की पहचान ओम प्रकाश द्विवेदी के रूप में हुई है, जो नाबालिग था और कक्षा 10 में पढ़ता था। ये पूरी घटना सोमवार को कुचांग थाना क्षेत्र के समागोल इलाके में स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर में हुई है। जानकारी के मुताबिक सुबह छात्रों ने छत पर लोहे के पाइप की मदद से राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ध्वज उतारते के समय अचानक करंट की चपेट में आ गया युवक और ये दर्दनाक हादसा हो गया। आनन फानन में छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरी घटना ने एक बार फिर सुरक्षा मानकों और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगली खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली एनसीआर में आज मौसम और प्रदूषण की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। कल जैसे कि हमने आपको खबर बताई थी, जो प्रदूषण का स्तर है AQI है वो लगातार कम हो रहा था, लेकिन आज की जो स्थिति देखी जा रही है वो बिल्कुल ही अलग है।
शहर के कुछ हिस्सों में स्मॉग की एक घनी जो परत है वो छाई हुई है, जिसमें वायु गुणवत्ता और दृश्यता दोनों प्रभावित हो रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो में इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का जो दृश्य देखने को मिल रहा है, जो अभी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां स्मॉग ने पूरे इलाके को ढक रखा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 240 दर्ज किया गया है, जो खराब कैटेगरी में आता है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह स्तर स्वास्थ्य के लिहाज से जोखिमपूर्ण है और खासकर बच्चों और बुजुर्गों और जो सांस के संबंधी लोग हैं, जिनको सांस की समस्या है, उनके लिए आज का दिन बेहद खतरनाक होने वाला है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से बाहर निकलते समय मास्क पहनने और लंबी अवधि तक प्रदूषित वायु में रहने से बचने की सलाह दी है। वहीं वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के प्रयास भी लगातार जारी हैं, ताकि हवा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जा सके। अगली खबर आ रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर महाकाल के दर्शन करके लौट रहे 5 लोगों की कार और एक अज्ञात वाहन के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस पूरे हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार ये दुर्घटना चेनेज नंबर 194 के पास हुई है, जो पापड़दा और नागल रजावतान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि ट्रक ने कार को लगभग 4 किलोमीटर तक घसीटा है, जिससे हादसे का मंजर और भी ज्यादा भयावह हो गया है, और भी ज्यादा भयानक हो गया है। मृतकों में शामिल लोग महाकाल के दर्शन करके लौट रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है और आगे की जांच जारी है। इस हादसे ने एक्सप्रेसवे पर यातायात सुरक्षा और सड़क हादसे के प्रति चेतावनी की गंभीर याद दिला दी है कि आदमी को सतर्क रह के गाड़ी चलानी चाहिए, और जो इस तरीके के हादसे होते हैं, कहीं ना कहीं तेज रफ्तार जो गाड़ियां आती हैं उसके चलते होते हैं, ट्रक से बच के चलना चाहिए। ये जो भी घटना हुई है वो हमें एक बार फिर से सावधानी की याद दिलाती है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के नजीराबाद में सोमवार तड़के एक वेयर हाउस कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21 अन्य लापता बताए जा रहे हैं। आग के दौरान अंदर सो रहे मजदूर उसमें फंस गए थे और अब भी मलबे में तलाशी अभियान जारी है कि कितने लोग उसमें फंसे हुए हैं। अभी इसका जो आंकड़ा है वो अभी खुलकर सामने नहीं आया है। पुलिस के मुताबिक ये जो वेयर हाउस है वो एक डेकोरेटर्स यूनिट और एक लोकप्रिय मोमो सप्लाई फैक्ट्री का हिस्सा बताया जा रहा है। डेकोरेटर्स यूनिट में बड़ी मात्रा में थर्माकोल और अन्य जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो रखे हुए थे, जिससे आग तेज हो गई और पूरे इलाके में फैल गई। फायर ब्रिगेड ने 22 फायर इंजन और बुलडोजर का इस्तेमाल किया है और घंटों तक आग बुझाने की पूरी कोशिश की है। लापता मजदूरों में अधिकांश पूर्वी और पश्चिम मिदनापुर जिले के प्रवासी बताए जा रहे हैं। मृतकों और लापता लोगों के परिजन इमारत के बाहर जमा हैं और अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं। कोलकाता से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये जो बेहद भयानक तस्वीरें हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर इकट्ठा हुए हैं और अपने प्रियजन की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि बताया ही जा रहा है कि काफी मजदूर अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि मालिकों की पहचान और घटना की जांच अभी जारी है और यह हादसा कोलकाता के घनी आबादी वाले इलाके में हुआ है, जिससे आसपास के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पास के मेस और रिहायशी घर खाली कराए गए हैं। अगली जो खबर आ रही है वो तेलंगाना से आ रही है। तेलंगाना के हनमुकुड़ा जिले के पाथिपाका गांव में लगभग 200 आवारा कुत्तों की मौत की जानकारी मिली है। आशंका ये जताई जा रही है कि इन कुत्तों को इंजेक्शन देकर मारा गया है। जानकारी के मुताबिक ये मामला पिछले 1 महीने के भीतर राज्य के विभिन्न गांवों में आवारा कुत्तों की सामूहिक मौतों की बढ़ती घटनाओं का हिस्सा है। पशु अधिकार कार्यकर्ता ए गौतम ने बताया कि उन्होंने स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों के साथ गांव जाकर घटनाओं की पुष्टि की है और कुछ ग्रामीणों का यह कहना है कि यह कार्रवाई स्थानीय पंचायत सचिव के आदेश पर की गई है। पिछले 1 महीने से कम 1100 आवारा कुत्तों की जान जाने की खबरें सामने आ रही है और पशु अधिकार कार्यकर्ता
एनजीओ इस पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन और कानून के जिम्मेदार से जवाबदेही की मांग कर रहा है कि आखिर जो इतनी बड़ी संख्या में जो जानवर हैं, जो कुत्ते हैं, उनकी मौत हुई है, इसकी जवाबदेही किसकी है। प्रशासन और कानून से लगातार इसकी जवाबदेही की मांग की जा रही है। ये मामला न केवल पशु अधिकारों को की गंभीर अनदेखी का उजागर करता है, बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। केरल विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस में तैयारी का जो दौर है वो तेज हो गया है। आज 27 जनवरी को तिरुवनंतपुरम स्थित केपीसीसी कार्यालय में कांग्रेस चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होगी और इसका मुख्य एजेंडा उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति पर मंथन करना बताया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ करेंगे और इसमें विपक्ष के नेता वीडी सतीशन, रमेश चेत्रीथला और कई वरिष्ठ नेता भी वहां पे शामिल रहेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी मौजूदा विधायकों को फिर से मौका देने के साथ साथ युवाओं और महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर रही है। हालांकि तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर के बैठक में शामिल होने की संभावना कम बताई जा रही है। वो पहले भी दिल्ली में हुई अलाकमान की जो बैठक थी उससे दूरी बना चुके थे, जिसमें पार्टी के अंदर मतभेद की चर्चाएं भी तेज हो गई थी। ये बैठक 27 से 29 जनवरी तक चलने वाले सिलसिलेवार विचार विमर्श का हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें डीसीसी अध्यक्ष और अन्य संगठनात्मक जो पदाधिकारी हैं उनके साथ रणनीतिक और राजनीतिक जो भी चर्चा होगी वो सामने आएगी। अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में खतरनाक सर्दी और बर्फबारी ने लोगों की जान और जीवन पर कहर ढा दिया है। इस बर्फीले तूफान में अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है और तूफान के कारण भारी बर्फबारी, जमा देने वाली ठंड और बारिश ने अमेरिका के कई राज्यों में हालात को गंभीर बना दिया है। ये तस्वीरें अमेरिका से आ रही हैं। ये लगातार ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से तेज बारिश और खतरनाक बर्फबारी हो रही है, ये तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक मंजर होगा वहां का। रिपोर्ट्स के अनुसार अरफासस से लेकर न्यू इंग्लैंड तक करीब 2100 किलोमीटर के इलाके में बर्फ जमा हो गई है। इन इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को बाहर निकलने से बचने की चेतावनी भी दी गई है। तापमान रिकॉर्ड तोड़ते हुए कई जगह 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे सड़कों और सार्वजनिक परिवहन पर भी भारी असर पड़ रहा है। प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया है और लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह भी लगातार दी जा रही है। अमेरिका से ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। बर्फबारी से 25 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। अमेरिका में खतरनाक बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन ने सक्रिय की आपात सेवाएं घोषित कर दी गई हैं। आपातकालीन जो सेवाएं होती हैं उसको भी दुरुस्त करने की चेतावनी दी है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।